अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये 1913 में एक साइंटिस्ट था नील बोहर, उसने पेश किया था। किस पे जो है वो उसने हाइड्रोजन एटम को लेके उसने पेश किया था, यानी हाइड्रोजन एटम के बारे में उसने मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम को बेसिक कंसीडर करते हुए उसने एक मॉडल पेश किया था जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उसके पोस्टुलेट्स क्या थे? सबसे पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन ऑन सर्कुलर पाथ, और उन सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। और जो जिन सर्कुलर पाथ्स पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेडियस का वो ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स जो है वो कहा जाता है। ऑर्बिट्स क्या है जो है वो सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी। उसका सेकंड जो है वो पोस्टुलेट क्या था, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी अपने जो है वो ख़ास ऑर्बिट में रहता है तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। थर्ड जो है वो पोस्टुलेट क्या था उसका, थर्ड पोस्टुलेट में क्या था, हमने कहा कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना एमिट होती है। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ता नहीं है। लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा, कब एमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा? जब वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, या तो अपने जो है वो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा या फिर जो है वो लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा। जब वो हायर ऑर्बिट में जाता है तो क्या करेगा, इसको एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और जब लोअर में जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन टू ऑर्बिट, सपोज जो है वो E1 आप कहें कि लो एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी है और ये E2 क्या है, हाई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी है, तो डिफरेंस क्या होगा, E2 यानी हायर वैल्यू E2 माइनस E1 किसके इक्वल होगी, चेंज इन एनर्जी के। तो जब वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी रिलीज़ करेगा किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, जो किसके इक्वल होगी, एच न्यू के इक्वल होगी, यानी डेल्टा ए। हमने ब्लैंक्स कौन क्वेश्चन में गया था कि जो चेंज इन एनर्जी है वो, या एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो किस इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब होगी। ये तीन पोस्टुलेट्स जो है वो। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम यानी किसी मोमेंटम आमतौर पर क्या होता है, वेलोसिटी एंड मास का प्रोडक्ट, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम का मतलब है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, mv/r, यानी एडिशनल r जो है वो उसके अंदर होगा। यहाँ पे जो फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउन ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, nh/2π के इक्वल होगा। यहाँ पे जो n है वो क्या है, 1 2 3, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को इंडिकेट कर रहा है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ये इसकी वैल्यू क्या होगी, h/2π। जब आप n की जगह 1 रखेंगे, अगर इसकी जगह n की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 2h/2π। 2 से कैंसिल होगा तो जो सेकंड ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, h/π के, एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो है वो इसने बहुत ने हाइड्रोजन पे जो है वो अपना किया था, तो इसमें इन्हीं पोस्टुलेट्स को लेके उसने जो है वो क्या किया, रेडियस फाइंड आउट किया। सबसे पहले जो है वो रेडियस किसका जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी जो है वो ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग, ठीक है। जिसमें जो है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसका जो है वो रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे रेडियस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या है आपके पास, हमें पता है हाइड्रोजन एटम में क्या है। ये देखिए जो है वो हाइड्रोजन एटम है, इसमें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन को आप जी से रिप्रेजेंट कर दें, न्यूट्रॉन 0 है, तो इस पे ऊपर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो किस वजह से है, प्रोटॉन
प्रोटॉन की वजह से है। सपोज करें इसके ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी है वो क्या है ई, और उस पर क्या है जो प्लस है वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, और ई नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही जो है वो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी ये आपके पास दो चार्ज बॉडीज़ हैं यहाँ पे, एक न्यूक्लियस है और एक जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो है वो क्या होता है, हमें पता है कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उस पे जो है वो क्या होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और उसके अगेंस्ट एक क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल है, mv² ओवर r के इक्वल है। सपोज आपके अकॉर्डिंग टू हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर जो है वो दो चार्ज बॉडीज़ हैं यानी Q1 और Q2, यहाँ पे Q1 एक क्या है इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो चार्ज बॉडी है वो क्या है न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर क्या है Ze पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो है वो ये दो चार्ज बॉडीज़ हैं। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो F है यानी वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, जो चार्ज बॉडीज़ हैं उनकी क्वांटिटी का प्रोडक्ट ओवर जो है वो किसका रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए कांस्टेंट कॉलम्स कांस्टेंट जो क्या है वो किसके इक्वल है 4πε0 ऐड करेंगे, और यहाँ पे Q1 यहाँ पे चार्ज बॉडी क्या है एक E माइनस है और एक क्या है Ze प्लस है, ये क्या है Ze प्लस और नीचे क्या है r² है। फॉर द सेक ऑफ यानी सिंप्लिसिटी के लिए आप ये माइनस और पॉजिटिव साइन जो है वो इग्नोर कर देते हैं, तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी F इज़ इक्वल टू Ze² 4πε0 r²। ठीक है, अब ये जो ये जी क्या है, ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ई चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट है, क्योंकि सेम होती है क्वांटिटी, बस साइन क्या होता है डिफरेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है 8.84 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू है जो कांस्टेंट है, और पाई क्या होता है 3.14 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको क्या कर रही है दायरे पे मूव करवा दी। एक फोर्स है जो इसके अगेंस्ट लग रही है, उसको आप क्या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहेंगे। वो किसके इक्वल होगी, यानी ये अगर जो है वो ये फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, दूसरी इसके अगेंस्ट होगी। ये क्या है जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और दूसरी क्या होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किसके इक्वल होगी mv² ओवर r। कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे तब मूव करता है जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है इक्वल होती है। ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को Fg से कह दें, ये Fc से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये जो Fc है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी। यहाँ पे Fc क्या है Ze ओवर 4πε0 r², और ये दूसरी कौन सी है mv² ओवर r। चूँकि आप क्या कर रहे हैं रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप रेडियस को एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो जब हम यहाँ से रेडियस निकालते हैं तो जो r है उसको जो है वो एक तरफ कर लें, यानी यहाँ पे जो r ये r इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा r² ओवर r, ये r² ओवर r हो जाएगा, और जो है वो बाकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पे Ze² ओवर 4πε0 mv², यानी mv² इधर आ जाएगा, mv² इधर आ जाएगा r², अब ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा r इज़ इक्वल टू Ze² ओवर 4πε0
एप्सिलॉन नॉट एम वी स्केयर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो हाइड्रोजन के लिए कहते हैं 1 है। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये आपको जो है वो पता है, आपने फाइंड आउट किया था पीछे। पाई 3.14 वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी नोन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोन है। अब ये वेलोसिटी का फैक्टर है। वेलोसिटी चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में है, तो ऐसे जो है वो ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में हो, उनकी वेलोसिटी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी का फैक्टर एलिमिनेट करेंगे या रिप्लेस करेंगे बाय अनदर फैक्टर। कहाँ से लेंगे वो, अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 बाई। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू, ये इक्वेशन v इधर ही रहने देंगे, एम आर उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई एम आर। ठीक है, इस चूँकि यहाँ v स्क्वायर है तो इसका क्या करें, स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो है वो, ये वाली इक्वेशन आप जो है वो v की जगह पे यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास क्या हो जाएगा, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, अब वी स्केयर में इसको जो है वो यानी 1/v² लिखूँ, तो वी स्केयर की जगह जो है वो इसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या होगा, वी स्केयर क्या है, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर, यानी ये वैल्यू आ गई। अब चूँकि ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला फैक्टर, ये वाला नहीं, ये नीचे ही रहेगा, ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जी ई स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्केयर एच स्केयर। ठीक है, ये वाला जो है वो आपके पास आ गया। अब जो है उसमें जो वैल्यूज़ कट सकती हैं, ये 4 के साथ कट गया, 1 पाई के साथ कट गया, 1 एम के साथ कट गया, बाकी कोई और नहीं कर सकता। तो क्या बचा, जी ई स्केयर ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर, और ऊपर जी के स्केयर यानी 1 पाई बच गया, 1 एम बच गया और आर स्केयर बच गया। ठीक है, ये बच गए। अब जो है वो ये किसके इक्वल था, आर के इक्वल था। अब चूँकि यहाँ भी आर है, राइट साइड पे भी ये भी आर है, तो इनको क्या करें, एक तरफ ये आर स्केयर को जब मैं इधर लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो है वो अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/r इक्वल किसके होगा, जी ई स्केयर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। ठीक है, अब चूँकि आर फाइंड आउट करना, 1/r तो नहीं फाइंड आउट करना, तो पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। जब पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर ओवर जी ई स्केयर पाई एम। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया, ये वो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, आप जो है वो कांस्टेंट से अलग कर लें। इसकी वैल्यू हमें नोन है, इसकी वैल्यू हमें नोन है, ये कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, पाई की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है। यानी मैं जब कांस्टेंट से एक तरफ कर दूंगी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट एच स्क्वायर कांस्टेंट ओवर जी ई स्केयर पाई एम, सिर्फ जो है वो एन स्केयर क्या है, वेरिएबल है, यानी ये इक्वेशन है। अब जो है वो एन, ये एन का और आर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब है जो एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा जो है वो होगी। अब जो कांस्टेंट्स हैं आपके पास, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे क्या करेंगे, हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो लगा देंगे। कैसे जो है वो देखें, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट है,
ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर। नीचे इसके यूनिट मैं लगा रही हूँ जॉल सेकेंड, ठीक है। आगे जो है वो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर की जो है वो वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है जॉल्स सेकेंड का स्क्वायर जो है वो, ठीक है। अब ये हो गया एच स्क्वायर, एन स्क्वायर वेरिएबल है, जी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होंगे 1 होंगे, और ई क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की कितनी क्वांटिटी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। जो है वो और पाई 3.14, ठीक है। और एम जो है वो 9.01 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरफ कर लें, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, और जो यूनिट्स हैं वो एक तरफ करनी, यानी आपके पास यूनिट्स 8.84 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये वैल्यू थी। इसका स्क्वायर था 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है। और जो है वो 3.14, ठीक है, जो है वो ये 3.14 एंड जो मास है 9.01 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। यूनिट्स जो है वो एक तरफ करने, यूनिट्स जो है वो ऊपर कौन कौन सी है जो है वो कूलम स्क्वायर है, ठीक है, जॉल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। नीचे क्या है कूलम स्क्वायर है, जॉल्स सेकंड है, और किलोग्राम है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, एक जॉल इससे कैंसिल हो गया, सेकंड से ऊपर क्या रहा जॉल सेकंड पर किलोग्राम, ठीक है। अब जो किलोग्राम है ना, अगर जो है वो उसको देखा जाए, जो किलोग्राम है वो किसके जो है वो इक्वल है जो जॉल्स है एक्चुअली, जॉल्स एंड 1 किलोग्राम 1 जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 जॉल किसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर जॉल की जगह मैं यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पुट करूँ, किलोग्राम पुट कर दूँ, सेकेंड ये वाला, और मीटर पर सेकेंड जो जॉल वाला है, और ये किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल, और जो है वो सेकेंड क्या हो जाएगा सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर ऊपर आएगा, और ये सेकेंड नीचे, किलोग्राम क्योंकि जॉल्स किसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये जॉल हो गया, ये सेकेंड और किलोग्राम पहले है, तो ये क्या हो जाएगा ये यहाँ पे मीटर रह जाएगा, सेकंड और किलोग्राम कट जाएंगे, ये सेकंड सेकंड से किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू मीटर। इनको वैल्यूज़ को जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स कॉल करके। तो इक्वेशन क्या बन गई R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको जो है वो उसमें चेंज करेंगे एंगस्ट्रम में, तो ये क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के जो है वो इक्वल होता है। तो r जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। n कोई भी लगा दें, n1 लगा दें, 2 लगा दें, 3 दें। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो n की जगह 1 लगा दें, अगर सेकंड का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 2 लगा दें, ठीक है, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, और जो आपका जो रेडियस है वो किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, जो है वो। अब जो अगर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो
R1 है, R1 जो है वो कितना आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। R2 यानी जब सेकेंड ऑर्बिट का फाइंड आउट करते हैं वो 2.11 एंगस्ट्रॉम आता है। जब R3 है, R3 फाइंड आउट करते हैं वो कितना आता है 4.75 एंगस्ट्रॉम जो है वो आता है। अब मैं कहती हूँ R2 माइनस जो है वो R1 और R3 माइनस R2 अगर फाइंड आउट करें, R3 माइनस R3 माइनस R2, ये देखिए R3 माइनस R2 का मतलब क्या है 4.75 माइनस 2.11, ठीक है, और 2.11 माइनस 0.529 तो क्या है R2 माइनस 1 जो है वो लेस होगी। जो जो आप जो है वो देखें, जो जो आप दूर जा रहे हैं रेडियस क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, और जो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ है वो क्या हो रही है, यानी R2 माइनस R1 लेस है एज़ कम्पेयर टू R3 माइनस R2। यानी सेकेंड ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है, जो सेकेंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स अवे है फ्रॉम, देखिए जो है वो सेकेंड ऑर्बिट 4 टाइम्स अवे है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, और जो थर्ड ऑर्बिट है वो 9 टाइम्स अवे फ्रॉम है न्यूक्लियस से, और इसी तरह सो ऑन, यानी जैसे जैसे जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, जो गैप है बिटवीन ऑर्बिट वो भी क्या होता जा रहा है इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है रेडियस, जो है वो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी, जो है वो एनर्जी कैसे जो है वो ड्राइव करते हैं, ठीक है, जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, हमें पता है किसी भी बॉडी की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, इन्हीं की वजह से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जो है वो किसके इक्वल होगी हाफ mv स्क्वायर के जो है वो इक्वल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके जो है वो इक्वल होगी, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको Z4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सपोज जो है वो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपने कैलकुलेट की है, कैसे जो है वो कैलकुलेट की है कि जो एनर्जी है आपने पढ़ा है कि एनर्जी क्या होती है वर्क डन जो है वो थ्रू पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस पे जो है वो मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी वर्क जो है वो डन जो है वो किसके इक्वल होगा फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, यही है जो है वो, यानी जब आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, रेडियस चेंज कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्टेंस है रेडियस चेंज कर रहे हैं, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं, उसका रेडियस चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है dr, और जो फोर्स है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है ना, तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है जी ई स्क्वायर ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आप जो है वो इसको वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कि कितना वर्क किया है इलेक्ट्रॉन ने इन्फिनिटी पॉइंट से डिस्टेंस आर तक मूव करने के लिए, इसको आप क्या करते हैं एक मैथ में टर्म है इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन टू इंटरवल जो है वो, यानी ज़ीरो से जो है वो इन्फिनिटी तक जो है वो करते हैं, ये आपने याद ही रखना है। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यानी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास जो आफ्टर इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाती है, आपके पास जो वैल्यू है वो एक्चुअली जो इंटीग्रेट, ये तो कांस्टेंट है जी ई स्क्वायर ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं डी आर ओवर आर स्क्वायर,
ठीक है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन इसका जो आंसर होता है वो क्या आ जाता है, -1/r जो है वो आ जाता है, -1, यानी आफ्टर इंटीग्रेशन। मैथ की जो है वो टर्म है, आप जस्ट जो है उसको याद रखें कि dr/r² को जब इंटीग्रेट करेंगे, यानी अब देखें जो है वो r, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको मैं dr और r² को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, dr r-2, ठीक है। अब जब जो है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी एक वैल्यू जो है वो क्या होती है, यूनिट पार क्या हो जाती है, उसमें +1 ऐड करते हैं, और जो न्यू पार है ये -2 + 1, यानी जो पार में एक वैल्यू क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसी से जो न्यू वैल्यू पार है, न्यू पार क्या हो गया, -1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये dr है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 1 क्या हो गया, -1, ठीक है, ओवर -1, ठीक है। ये इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r, पॉजिटिव हो जाएगा ना, पावर पॉजिटिव हो जाएगी जब नीचे जाएगी, और ये माइनस, तो इसको लिख रहे हैं -1/r जो है वो इसका आंसर आता है इंटीग्रेशन करके। तो ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, -ze² ओवर 4/ε0r, ठीक है। आर जो है वो ये नहीं है किसके इक्वल आ गया, जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम इनफिनिट डिस्टेंस से रेडियस आर तक, यानी न्यूक्लियस के करीब होगा। इन्फिनिट का मतलब है बहुत दूर, और रेडियस आर का मतलब है करीब, तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होती है जब ये न्यूक्लियस के करीब जो है वो आता है, न्यूक्लियस के करीब जो है वो आता है, ठीक है। जो है वो एक्चुअली जो है वो जो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, जब इन्फिनिटी डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या कह रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो है वो जो आप इलेक्ट्रॉन को करीब लेके आते जाएंगे न्यूक्लियस के, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो से कम होती जाएगी, माइनस वैल्यू इंडिकेट जो है वो यही इंडिकेट लेस देन जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन जो है वो होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। अब जो है वो आपके पास इसको जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको पुट कर दें जो टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन थी, टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन क्या थी, ई टोटल जो है वो किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv² है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, -ze² ओवर 4πε0r के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ½ mv² -ze² 4πε0r, ठीक है। ये वाली जो है वो वैल्यू आ गई। अब देखें जो है वो mv² की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, जहाँ पे आपने दोनों को इक्वल किया था, जो रेडियस वाला था, यानी रेडियस वाली इक्वेशन थी जहाँ पे दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल थी, किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, mv² ओवर r इज इक्वल टू ze² ओवर 4πε0r², ये वाली इक्वेशन से, यानी r से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, mv² जो है वो किसके इक्वल होगा, mv² किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ze², यानी ये r को इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, r नीचे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, आर एक जो है वो, ये आर जब इधर जाएगा तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ze² ओवर 4πε0r, ठीक है। mv², ठीक है, यहाँ पे जो mv² है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 1/2 ze, ये वाली इक्वेशन पुट कर दें, ze² ओवर 4πε0r
माइनस जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, जो है वो 4 to 8 हो गया, ये क्या हो जाएगा जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब जो है वो ये नीचे क्या होगा, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ई स्क्वायर आ जाएगा और -2 जी ई स्क्वायर। जब इसमें से माइनस करेंगे 1 - 2 = 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी के। यानी ये जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल। ये क्या आ गया, ई के जो है वो इक्वल, ये वाला फैक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, ये जो है वो क्या होगा ई के इक्वल आ गया। अब जो है वो क्या है, यहाँ पे देखें जो है वो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, जो है वो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में यानी एनर्जी वाली इक्वेशन में ई की ई इज इक्वल टू किसके है माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, आर की जो वैल्यू आई है आपके पास लास्ट में आपने फाइंड आउट की है, वो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस जी ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, आर 1/r है, तो जो है वो आप यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर दे, वो क्या है n स्क्वायर 8 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर जी ई स्क्वायर जो है वो पाई एम। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज़ जो है वो ऊपर चली जाएगी, जी ई स्क्वायर पाई एम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, जी ई स्क्वायर पाई एम जो है वो ऊपर चला गया। अब ये जी से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर, ई 2 है, ई 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ई 4 हो गया। ठीक है, पाई ये पाई से कैंसिल हो गया, एम जो है वो नहीं कैंसिल हो सकता, ये एम। ठीक है, नीचे क्या एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब जो जी है हाइड्रोजन एटम के लिए वो क्या है इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी -E4m ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो इसमें कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इनको एक तरफ कर लें, तो ये वैल्यू क्या हो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी -E4m ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, 1/n स्क्वायर। ठीक है, यानी जो है वो ई जो है वो यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसके साथ इन्वर्सली रिलेट कर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो जो दूर होते जाएंगे, अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। अगर जो यानी न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है ज़्यादा है। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ लगाएं, ई क्या है चार्ज है, मास है, जैसे पहले फाइंड आउट की थी, ये लगा के इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है माइनस 2.178 इंटू 10 की रेज -18। ठीक है, ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, ये किस में आती है, ये क्या है, ये किस में है जॉल्स में है। अगर आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है किलो जॉल्स पर मोल में, तो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी जो आपके पास ये वैल्यू आई है कौन सी वैल्यू जो है वो आई है आपके पास 2.1 -2.18 इंटू 10 की रेस -18 जॉल है।
ठीक है, इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना है। किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी यूनिट में करना है छोटी यूनिट को, तो डेफिनेटली जो है वो क्या करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी में करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और पर मोल फाइंड आउट करना है, तो पर मोल का मतलब है एक मोल में फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 13.15 किलो जॉल्स पर मोल ओवर एन स्क्वायर। ये ई की वैल्यू है इन टर्म ऑफ किलो जॉल्स पर मोल जो है वो, ठीक है। अगर आपने जो है वो यानी जब एन की वैल्यू 1 होगी तो ई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 13.15 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। जब एन की वैल्यू 2 होगी तो ई यानी 1, E2 जो है वो क्या होगी, 13 यानी 13 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी, -3 माइनस आएगी -328.32 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। इसी तरह जब n की वैल्यू 3 होगी तो ई 3 होगी, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 13.15 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, -145.92 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। इसी तरह E4 जो है वो किसके इक्वल हो गई, -82.08 किलो जॉल पर मोल। अब देखें जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो क्या क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही, यानी ये माइनस में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कम होगी, जो है वो जो माइनस में ये जितनी वैल्यू वो क्या होगी, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगी, यानी माइनस में जितनी वैल्यू कम होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी इज़ गोइंग टू इंक्रीज जो है वो हो रही है। और जो एनर्जी डिफरेंस है यानी इसके दरमियान और इसके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, यानी 9, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 948 में आ रहा है। इसके दरमियान और इसके दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का, E3 और E2 के दरमियान वो 182 का आ रहा है। इसके और इसके दरमियान जो है वो कितना आ रहा है, 63 का आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है एनर्जी डिफरेंस गोइंग टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन लेवल, डिफरेंस इन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लोअर से एनर्जी हाई एनर्जी ऑर्बिट में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो है वो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये नहीं, एनर्जी डिफरेंस से आपको जो है वो क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन जो एडजेसेंट ऑर्बिटल्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये था जी है रेडियस एंड एनर्जी दैट बोहर ने कैसे जो है वो रेडियस और एनर्जी को फाइंड आउट किया था।